गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलिए, आज हमारा नया टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। हम इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन और इन कंसेप्ट को जानेंगे और साथ में ही समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से, क्या उनकी एडवांटेज हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं और इनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या रोल है। तो आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। वेलकम इन माय चैनल। बेसिकली सबसे पहले हम जान लें इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में हम जान लें, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एन इन्वायरमेंट। ये बायोडिग्रेडेबल के लिए है। मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा इन्वायरमेंट में सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। जबकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोक डाउन नहीं होता है सिंपल मॉलिक्यूल और सब्सटेंस में, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जरा इनके एग्जांपल से हम समझ लें। फॉर एग्जांपल, ग्रीन लीव्स हैं या ड्राई लीव्स हैं, ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर इन्वायरमेंट में हम इन्हें ओपन में छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएंगी बायोलॉजिकल प्रोसेस से और फाइनली ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी की जगह अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन है, आप इसे इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे तो ये सॉइल पॉल्यूशन करेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा और अगर ये 10 से 15 साल तक डिकम्पोज नहीं होगा, ऐसे में हम इसे कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इसको ब्रेक नहीं कर सकता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कुछ सेकंड कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट की, कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मतलब क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं नेचर में, वापस सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ये साथ में इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करेंगे। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होगा, ना तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ये इसका सबसे बड़ा एक जो हमारे लिए नुकसान है हम कहेंगे ये है कि ये मेजर पार्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट है। ये पॉल्यूट करता है, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। इसके अलावा इसको बंद करेंगे तो एयर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डिफरेंशिएट बिटवीन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस हैं ये नेचर में इजीली रिसाइकल हो सकते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जैसे पॉलीथीन या प्लास्टिक है, ये नेचर में रिसाइकल नहीं होते, क्योंकि ये सभी के सभी कैसे प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनको हम अगर रिसाइकल भी करना चाहें तो इसके लिए हमें एनर्जी कंज्यूम करनी होगी। जबकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये नेचर में ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ बैक्टीरिया फंजाई है, इनको डिकम्पोज कर देती है और नेचर में इनसे कुछ दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट बना देते हैं जो इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मफुल नहीं होते। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डज नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। भाई इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसका उसके साथ में कोई ना कोई रिलेशन है और उसका कुछ ना कुछ उसके साथ एक्सचेंज होता है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब भी डिकम्पोज होते हैं तो अपने जो मॉलिक्यूल और सब्सटेंस है वो नेचर को, सॉइल को, इन्वायरमेंट को दे देते हैं और जो साइकिल है नेचर का, जो साइकिल है प्रोडक्ट्स का, जो साइकिल है केमिकल्स का साइकिल है, वो नेचर वे में चलता रहता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो सॉइल में हो, वाटर में हो, चाहे एयर में हो, कहीं भी हो, वो उसके नेचुरल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ड्राई लीव्स हैं तो उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ट्विग्स हैं, लकड़ियां हैं सूखी हुई, तो उसको हम किसी यूज़फुल प्रोडक्ट्स के अंदर डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नेचर से हमें चीज़ें मिलती हैं उनको हम किसी न किसी पर्पस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उनको यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो पाम ट्रीज़ की जो लीव्स और डालियाँ होती है उनसे छोटी छोटी पंखियाँ या दूसरे प्रोडक्ट यूज़फुल डेकोरेटिव आइटम्स बन जाते हैं। ठीक है, बैम्बू है, उससे हम चेयर्स,
फर्नीचर्स, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, हट्स हैं, वो सभी बनाते हैं। तो नेचर के उन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो नेचर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अप टू 20 ईयर और मोर प्रेजेंट रह सकते हैं, और इस तरीके से वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकते हैं और इन्वायरमेंट को वो पॉल्यूट भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का हमारे लिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 डिफरेंसेस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। नेचर से जो भी मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सभी बायोडिग्रेडेबल है। फॉर एग्जांपल वुल एक नेचुरल फाइबर है जो हमें शिप से मिलता है। इसके अलावा कॉटन है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं और ये डिकम्पोज हो जाता है। इसके ये बेसिकली इसका जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, सेल्यूलोज ही होता है। पेपर है, ये भी प्लांट वुड पल्प से बनता है जिसका सेल्यूलोज है जो कि डिकम्पोज हो सकता है नेचर में। इसके अलावा जूट है, ये नेचुरल फाइबर हैं जो बैग्स बनाने के लिए काम आते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा लीव्स हैं, इनसे हम ग्रीन मैन्योर भी बना सकते हैं। इवन पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जिनको हम ग्रीन मैन्योर में और दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे फाइनली हम इससे एनरिच कर सकते हैं अपनी सॉइल को। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में हम कुछ जान लेते हैं। कुछ केमिकल हैं जैसे डीडीटी, ये केमिकल यूज़ होता है बेसिकली मच्छरों और जो इंसेक्ट्स हैं इनको किल करने के लिए, जबकि ये नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है और फूड चेन में एंटर करने के बाद में इसका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है और फाइनली ये एक बार फूड चेन में एंटर कर जाता है, जो ट्रॉपिक लेवल में सबसे हायर कंज्यूमर है उसकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और फाइनली ये कभी निकलता नहीं। तो इससे दूसरे कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस हैं चेंज हो जाते हैं और फाइनली इट हार्म्स द पर्सन। पॉलीथीन है, पैकेजिंग के लिए, प्रोडक्ट्स डालने के लिए, सामान लाने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होती है और इसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है करीबन 20 साल से ज़्यादा है। प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक है को के दूसरे आइटम्स हैं, टम्बलर हैं, बॉक्सेस हैं, यूज़ करते हैं। टूटने पर हम इनको रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं और रिसाइकिल में एनर्जी तो कंज्यूम होती है बट साथ में कुछ, क्योंकि ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरे सब्सटेंस हैं, तो जब भी इनको हम रिसाइकिल करते हैं तब भी एयर पोल्यूशन होता है और एनर्जी कंज्यूम होती है। इनसे निकलने वाले फ्यूम्स लंग्स के लिए नुकसानदायक हैं, बट इन्हें नेचर में अगर छोड़ दिया जाए तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे। इसके अलावा मेटल है, आयरन नेल्स हैं, ये अगर इन्वायरमेंट में खुले छोड़ दिए जाएँ मेटल्स तो क्या होगा, बेसिकली इन पर रस्टिंग होता रहेगा और ये इन्वायरमेंट में हज़ारों साल तक रहेंगे और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ही करेंगे। इसके अलावा नायलॉन है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है हम कहेंगे। इसके दूसरे आइटम्स हम यूज़ करते हैं, बेल्ट्स हैं, रॉब्स हैं, सॉक्स हैं, ये सभी के सभी नायलॉन से बनते हैं। ओके, ये भी हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं और सभी सिंथेटिक केमिकल्स हैं। बेकेलाइट है, इससे हम स्विचेस बनाते हैं, लेकिन जब ये स्विचेस ख़राब हो जाते हैं हम इन्हें थ्रो कर देते हैं। फाइनली इन्वायरमेंट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बने रहते हैं और इनको रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। आई होप यू लाइक इट। चलिए मूव करते हैं। अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को और दूसरी चीज़ों को अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में थ्रो कर देते हो और जो भी आपने यूज़फुल थिंग आप मार्केट से कुछ शॉपिंग करके लाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे कोई क्लोथ्स हों, इसके अलावा उनके ऊपर जो कवरिंग होती है हम उन्हें बाहर फेंक देते हैं और ये सभी कवरिंग और नॉन रिक्वायर्ड जो थिंग्स हैं, बेसिकली उनकी पैकेजिंग है, मटेरियल है, प्लास्टिक है, टेप है, उनके रैपर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सब के सब बाहर जा कर के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं और हम इनको कहते हैं गार्बेज। ओके, ये नॉन यूज़फुल पार्ट है। लेकिन अगर गार्बेज को ओपन एरिया में छोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं इस ग्रीन एरिया के अंदर ये पॉल्यूट कर रहे हैं। अगर इनको थ्रो कर दिया जाता है तो धीरे धीरे बहते बहते ये सीवेज के थ्रू हमारी रिवर्स में पहुंच जाते हैं और रिवर वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। और जब इन्हें कुछ सी क्रिएचर या अपनी रिवर्स में रहने वाले क्रिएचर्स हैं, फिश है, इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं तो ये फाइनली उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। आप जानते ही हैं हर साल पॉलीथीन खाने से हज़ारों गाय और एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो गार्बेज है, ये ओपन एरिया में थ्रो नहीं करना चाहिए। गार्बेज को पर्टिकुलरली एक चेन के थ्रू इसको डिस्पोज करना चाहिए, जिससे इससे या तो इसका रिसाइकिल हो सके या इसको ढंग तरीके से डिकम्पोज किया जा सके, क्योंकि अदरवाइज़ ये पॉल्यूट करेगा। अब हमारे पास गार्बेज को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रोल है, प्रोसेस है हमारे पास, हाउ टू रिड्यूस गार्बेज। पहला फर्स्ट रोल तो है कि रिसाइकिल
करें और हम 3R प्रिंसिपल को फॉलो करें। 3R प्रिंसिपल क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेपरेशन, कि जो भी हम प्रोडक्ट्स लाते हैं उन सबको हमें सबसे पहले उनकी कंपोजिशन के बेस पर अलग अलग बैग्स के अंदर हमें उन्हें थ्रो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 3 बैग्स हैं, एक येलो कलर में है, इसमें हम केन्स और ओपन जो टम्बलर्स हैं उनको डाल सकते हैं, ग्लास और प्लास्टिक के आइटम एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और साथ में पेपर्स हैं जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है उन्हें अलग बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी आइटम्स को अलग अलग थ्रो कर सकते हैं। इवन ग्रीन बॉक्स भी लगाया जा सकता है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल और प्लांट्स और वेजिटेबल से मिलने वाले मटेरियल्स को उनको हम अलग डिस्पोज कर सकते हैं। फाइनली इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब रिसाइकलिंग कर सकते हैं एनर्जी कंज्यूम करके अपने प्लांट्स के अंदर, और इनसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा और गार्बेज भी रिड्यूस हो जाएगा। साथ में हेल्प टू रिडक्शन इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो 3R प्रिंसिपल है बहुत ही हेल्पफुल है और ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए जान लेते हैं 3R प्रिंसिपल के बारे में। बेसिकली 3R प्रिंसिपल है, ये 3 मार्क्स में ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। व्हाट इज 3R प्रिंसिपल? फर्स्ट है रिड्यूस, सेकंड रीयूज एंड थर्ड रिसाइकिल। चलिए जान लेते हैं इसको। मतलब अगर हमें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत कम है तो हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए, इसके अलावा बाकी को हमें सेव करना चाहिए। हमें सभी प्रोडक्ट्स को जुडिशरी यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका काम 200 ml वाटर से चल सकता है तो आपको उसके लिए 1 लीटर वाटर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम समझें तो कि वाटर भी पॉल्यूट होता है। आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो आप टैप अगर ऑन रखते हैं तो वाटर वेस्ट हो रहा है, उसके जगह आप एक छोटे टम्बलर के अंदर 1 लीटर वाटर लेके भी आप ब्रश कर सकते हैं। शेविंग करते दौरान भी टैप को चालू करने की जगह अगर एक टम्बलर में, छोटे टम्बलर में आप 1 लीटर वाटर लेंगे तब भी आपका काम सर्वाइव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें तो हम अपनी कंजप्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम सेव कर सकते हैं। अगर आप रूम में ना बैठे तो आप इलेक्ट्रिसिटी और सारे स्विचेस को ऑफ कर दें जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो और उस एरिया में उस इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन हो सके जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम एनर्जी और दूसरे प्रोडक्ट्स को की कंजप्शन को रिड्यूस करके अपनी ज़रूरत को अपने हिसाब से यूज़ करके उसे सेव कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। अच्छा, सेकंड है रीयूज़। अगर हमारे पास में खाली बॉटल्स हैं, जार हैं, स्टोरेज, तो इनको हम स्टोर करने के लिए, कोई स्पाइसेस स्टोर करने के लिए, पल्सेस या ग्रेन स्टोर करने के लिए, कोई अचार या जो हमारा पिकल है, इन सब को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको खाली बॉटल को या खाली जार को हम बाहर रोड पे फेंक देंगे वो टूट जाएगा तो ग्लास पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक गार्बेज बन जाएगा। बट हम उसको स्टोरेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम गार्बेज की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट है, जो भी हमारी आइटम्स हैं, यूज़फुल आइटम है, अगर वो टूट गई हैं तो हम उसको अगर जो बेच सकते हैं और उसके बाद में क्या होगा, रैक पिकर्स को बेच देंगे, कबाड़ी वाले को बेच देंगे और वो आइटम ऑलरेडी एक सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं मशीनरी के द्वारा, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक आइटम टूट गई है तो उन्हें रोड पे फेंकने की जगह उसको अगर हम बेच देते हैं तो उसको वापस गला करके दूसरी प्लास्टिक आइटम बन जाती हैं। न्यूज़पेपर है, ओल्ड नोटबुक्स हैं, इनको अगर हम रैक पिकर्स को, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं तो ये जो पेपर बनने वाली फर्म है वो क्या करती है, 90% इसी मटेरियल में 10% न्यू मटेरियल मिला करके इस पेपर को रिसाइकिल कर देता है और फाइनली इससे हज़ारों पेड़ कटने से बच जाते हैं। तो इस तरीके से हम रिसाइकलिंग करके भी गार्बेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे लिए 3 कंसेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। हम उन प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करें। इसके अलावा रिड्यूस में एक कंसेप्ट और है कि अगर कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को यूज़ ही ना करें। अगर हम बाज़ार से सामान खरीद के लाते हैं तो हम जूट का बैग ले जाएं और उसमें ही डलवा के लाएं। इस तरीके से ना तो वो पॉलीथीन हम उनसे लेंगे, ना वो पॉलीथीन खरीदेंगे और फाइनली उस प्रोडक्ट का जब रीयूज़ ही नहीं होगा तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे उसके यूजेस का, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी और फाइनली वो हमारे
मार्केट में और हमारे इन्वायरमेंट में आने से रुक जाएगा। तो उस प्रोडक्ट को हमें रिड्यूस करना है, उसको यूज़ नहीं करना है, उसकी कंजप्शन को रिड्यूस करना है। और फाइनली ऑलरेडी हम 3 प्रिंसिपल को फॉलो करके 3R प्रिंसिपल को गार्बेज की क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी वेरी हेल्पफुल। I hope you like it. So please like, share and subscribe. I am D Bhavani Singh, PGT Biology. Till then, bye bye. Next concept में हम फिर मिलेंगे इसी वीक। Thank you. Bye bye.